दिल्ली में कोरोना वबा का शिकार होकर जान गंवाने वालों के लिए दिल्ली में 2 गज जमीन के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं। दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान जदीद कब्रिस्तान अहले इस्लाम कमेटी ने जगह की तंगी की वजह से कब्रिस्तान में पुरानी दिल्ली के लोगों के अलावा सभी को 2 गज जगह देने से इनकार कर दिया है। दारुल हुकूमत दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान में कोरोना वबा का शिकार होने वाले लोगों के लिए रखी गई ये 4 एकड़ जमीन पूरी तरह से भर चुकी है। यहां पर कुछ ही कब्रों के लिए जगह बची है। ऐसे में कब्रिस्तान कमेटी ने यह फैसला लिया है कि सिर्फ पुरानी दिल्ली के लोगों को ही अब यहां पर जगह मिलेगी। दूसरे इलाके के लोगों को कमेटी रिंग रोड वाक़े 4 एकड़ के कब्रिस्तान में जगह देने के लिए तैयार है। 2 साल पहले जब आलम हुआ था कोरोना का और ऐसा दौर था कि घर से बाहर भी नहीं निकल रहा था और सीरियस था, तो उस वक्त इतनी मैयतें, इतने फ़ोन आ रहे थे। तो जब हमसे कहा गया तो हमने कहा हमारे यहाँ तो जगह नहीं है। तो हमने कहा था हमारी रिंग रोड पर जगह है 14 एकड़, 10 एकड़ हमने दे दी थी वक्फ बोर्ड को। मतलब ये वक्फ बोर्ड ने दे दी थी कि हमको वापसी मिल जाएगी। 4 एकड़ पे उन्होंने हमारे को बाउंड्री करके उसमें हमारे कमरे बने, सब चीज़ हमारी है। तो हमने उसको कहा था आप यहाँ तफसील करा लें। कब्रिस्तान में मौजूद इस कब्र को देखिए। यह कब्र अफगानिस्तान के जनरल की है। कोरोना वबा की पहली और दूसरी लहर के दरमियान यहां पर दिल्ली के अस्पतालों में कोविड-19 से जिंदगी की जंग हारने वाले लगभग 1400 लोगों को दफन किया गया है। लेकिन अब यहां पर पुरानी दिल्ली के लोगों के अलावा किसी को जगह नहीं मिलेगी। हालात की नजाकत को देखते हुए कमेटी की जानिब से इस मुद्दे को सुलझाने की अपील की गई है। हमारी कमेटी ने सब ने मिलकर फैसला किया कि हम यहाँ पे तफसील कोरोना की अब नहीं होने देंगे, क्योंकि जो हमारी रोज़ाना की मैयतें 10, 12, 15 आती हैं वो कहाँ जाएंगी, कहाँ रखे जाएंगे। हमारे पास तो और कोई जगह नहीं है। तो ये हमारी कमेटी का फैसला है। रिंग रोड पर वाक़े कब्रिस्तान में मौजूदा वक्त में तदफीन नहीं होती है। ऐसे में कब्रिस्तान कमेटी इस कब्रिस्तान में दफन करने की बात कर रही है। जाहिर सी बात है कि मामला सुलझने के बजाय उलझने वाला है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। उधर इलाहाबाद के सालाना माघ मेले में लाखों अकीदतमंदों की आमद से शहर में हिफ्ज़ान सेहत को लेकर सख्त तशवीश पैदा हो गई है। 1 माह तक चलने वाला माघ मेला 14 जनवरी से शुरू हो रहा है। कोरोना के हंगामी हालात से निपटने के लिए योगी हुकूमत ने खास एहतियाती इकदाम उठाने का फैसला किया है। माघ मेले में आने वाले लाखों अफराद से शहर के मरकजी और गुंजान इलाकों को महफूज रखने का मंसूबा बनाया गया। इस मंसूबे के तहत शहर में सफाई और हिफ्ज़ान सेहत का इंतजाम बल्दिया को सौंपा गया है, जबकि संगम किनारे लगने वाले माघ मेले में हिफ्ज़ान सेहत की जिम्मेदारी कुंभ मेला अथॉरिटी को दी गई है। इसी के साथ रियासती हुकूमत ने माघ मेले के बड़े स्नानों की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 17 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 1 फरवरी को मोनी अमावस्या और 16 फरवरी को माघी पूर्णिमा के बड़े स्नानों का ऐलान किया गया है। जहां तक ये सवाल है माघ मेले में कोविड को लेकर के क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि माघ मेला जो होता है, जो मेला प्राधिकरण है उसके अधीन सारा काम होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मेला प्राधिकरण ही उसके लिए सारी कार्रवाई करता है। उसमें सभी विभागों का सहयोग रहता है। जो कोविड का पालन किया जाना है उसमें विशेष रूप से हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है, जो सीएमओ ऑफिस है, वहाँ से सारी कार्रवाई होती है। हमारा जन जागरूकता का कार्यक्रम भी माघ मेले में किया जाता है, प्रशासन के द्वारा कराया जाता है, माघ मेला के द्वारा कराया जाता है। हम लोग भी प्रचार प्रसार करते हैं, हमारी गाड़ियाँ लगती हैं प्रचार प्रसार के लिए। इन सब चीज़ों के बारे में, गंदगी न हो, पॉलीथीन का प्रयोग न करें, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अवगत कराते हैं। अलीगढ़ में भी कोरोना मामलों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता दिनों जहां ये केस रोजाना 50 से कम आ रहे थे, वहीं 1-2 दिन में ही इसमें कई गुना इजाफा हो गया है। अब अलीगढ़ में कोरोना के केसेस 200 से तजावुज कर चुके हैं। परेशानी आई इंसान जो कोरोना की जो जांच कराने के लिए क्या परेशानी है? आंख का जो ऑपरेशन कराना है तो उसमें मांगा है। हाँ, फिर अब यहाँ पे कोई है ही नहीं सर खिड़की पे। कब से खड़े हैं आप? 1 घंटा के। क्या परेशानी आती है ही नहीं सर कोई जो खिड़की पे। क्या कहते हैं? अरे है ही ना सर, कहते क्या कोई जो कोई खिड़की है ही नहीं। और 5-6 दिन से बीमार हूँ बुखार में। हाँ।
यहाँ 1 घंटा हो गया खड़े, टेस्ट कराना था कोरोना का। क्या तो टेस्ट मना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कल आना कल। क्यों? यूँ का आज है नहीं कोई वो टेस्ट करने वाले। तो आप परेशान हो रहे हैं? हाँ, दम निकला जा रहा है, तबीयत खराब है साहब। देखिए, कल 246 केस धनात्मक आए हैं और निश्चित रूप से इन केसेस की संख्या बढ़ रही है। यहाँ तक 38वीं बटालियन पीएसी की बात है तो वहाँ पे 16 जवान पॉजिटिव आ चुके हैं। इस सब के प्रकोप को देखते हुए हमने नगरीय क्षेत्र में 18 हमारे स्टैटिक सेंटर हैं। हर नगरीय स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड की जांच हो रही है। जो 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पर भी कोविड की जांच हो रही है। उसके अतिरिक्त हमने 9 मोबाइल टीम बना रखी हैं जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में निरंतर कार्य कर रही हैं। अलीगढ़ की सरकारी सनती और ज़राती नुमाइश इन दिनों अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में लगी हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने और कोरोना के मामलों में गैर मामूली इजाफे के बावजूद भी इस नुमाइश पर कोई असर नहीं पड़ा। अलीगढ़ नुमाइश का इफ्तिताह 19 दिसंबर 2021 में हुआ था और इसका इख्तिताम 10 जनवरी 2022 को होना था, जो अभी तक नहीं हुआ और जिला इंतजामिया की रजामंदी से ये नुमाइश अभी भी चल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना मुसलसल अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में इलेक्शन का भी माहौल है उत्तर प्रदेश में और ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो चुका है। लेकिन बात अलीगढ़ की करें तो अलीगढ़ के अंदर नुमाइश ज़ोरों शोरों से चल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये नुमाइश अलीगढ़ के अंदर लगी हुई है, जहां गुज़िश्ता रोज़ भी 246 कोरोना के मरीज़ निकले हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइन पर कोई अमल नहीं हो रहा। लोग एक दूसरे के बराबर में चल रहे हैं, बगैर मास्क के चल रहे हैं और ज़िला प्रशासन इस पर कोई भी पाबंदी नहीं लगा पा रहा। ऐसे में अलीगढ़ के अंदर जिस तरह से इन केसों के अंदर इजाफा हुआ है, उसके लिए अलीगढ़ की ये नुमाइश बहुत बड़ा अहम रोल अदा कर रही है। ज़िला प्रशासन को चाहिए कि इस नुमाइश को फ़ौरन ख़त्म कराए, क्योंकि अलीगढ़ के लोगों की सेहत के साथ ये एक बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मोहम्मद कामरान। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत 3 जनवरी से हो चुकी, लेकिन तलबा और तालिबात के लिए स्कूलों में वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाने के बावजूद मेरठ के मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस में वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आने वाले बच्चों की तादाद काफ़ी कम रही है। स्कूल बंद होने की वजह से मुतासिर हुई वैक्सीनेशन मुहिम की खबर न्यूज़ 18 उर्दू पर नश्र होने के बाद अब महकमा सेहत ने बच्चों के लिए खुसूसी मेगा कैंप लगाकर वैक्सीनेशन मुहिम की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश की है। मेगा कैंप का इनेकाद कैलाश प्रकाश स्टेडियम में कल किया जा रहा है। कुल मिला के अभी तक जो हमारा टारगेट था 2,40,000 था, जिसमें अभी तक हमारे यहाँ 45,450 लोगों को ही केवल वैक्सीनेट किया गया है। इन दोनों स्कूल की छुट्टियां हैं, बच्चों को शायद लगता है अभिभावक स्कूल में लाने में इंटरेस्टेड नहीं लग रहे मेरे को। हमने बार बार वहाँ पे कैंप लगवाया, बार बार कहलवाया है। तो एक खुले एरिया, जैसे कि खुला एरिया है जिससे कोविड का संक्रमण की संभावना बिल्कुल शून्य रहे, स्टेडियम कैलाश प्रकाश स्टेडियम जो है उसके अंदर हम लोगों ने तथा सुभारती मेडिकल कॉलेज के ओपन ग्राउंड के अंदर ये वैक्सीनेशन कराने का हमने निर्णय लिया है। बिहार में उर्दू की ज़बूहाली पर इमारत शरिया बिहार ने अफसोस का इजहार किया है। इमारत शरिया के जिम्मेदारों के मुताबिक हुकूमत जहां उर्दू इदारों को तश्कील करने के सिलसिले में लापरवाही का मुजाहरा कर रही है, वहीं उर्दू इदारों में खाली ओहदों पर बहाली नहीं कर उर्दू की तरक्की का रास्ता बंद किया जा रहा है। इमारत शरिया ने उर्दू एकेडमी, उर्दू लाइब्रेरी और उर्दू मशावरती कमेटी के साथ ही मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा के मसले को फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा किया। वज़ारी की असातिज़ा की बहाली नहीं होने से मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा का जूनियर सेक्शन बंद होने जा रहा है। जूनियर सेक्शन में एक टीचर मौजूद हैं जो 31 जनवरी को रिटायर हो जाएंगे और इस तरह से मदरसे में ताला लग जाएगा। इमारत का कहना है कि वो जल्द ही इस मसले पर हुकूमत को मेमोरेंडम देंगे। हम लोग बार बार ये कहते रहे हैं, इस सिलसिले में ज़रा हुकूमत की जानिब से सुस्ती हो रही है। जो उर्दू के इदारे हैं उनमें जगहें खाली हैं। बिहार उर्दू एकेडमी डबल ज़िम्मेदारी दे करके अज़ीमुल्लाह अंसारी साहब से काम चलाया जा रहा है। गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी का वही हाल है। शमसुल हुदा 31 जनवरी को बंद हो जाएगा जूनियर सेक्शन, इसलिए कि वहाँ इकलौते उस्ताद थे जो अब रिटायर हो जाएंगे। तो हुकूमत को इन चीज़ों की तरफ फौरी तवज्जो देनी चाहिए। तो तमाम जगहें जो खाली हैं उन पर बहालियाँ की जाएं और फौरी तौर पर उस पर कार्रवाई की जाए। जो जहां उर्दू के इदारे पहले से मौजूद हैं लेकिन बाज़ाब्ता मुतहर्रिक नहीं है, उसमें कमेटियां नहीं हैं, चेयरमैन नहीं हैं या ज़िम्मेदार नहीं हैं, मैं
इस सिलसिले में जल्द ही मुतल्लिक़ा अफसरान से और वज़रा से मुलाकात करूँगा हज़रत अमीर शरीयत की हिदायत से, और बाज़ाब्ता मेमोरेंडम उनके सामने पेश करूँगा कि इन इदारों को ज़िंदा किया जाए और उसमें एक हरकत लाई जाए। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. साहित्य अकादमी दिल्ली ने साल 2021 के अदब अतफाल अवार्ड के लिए मध्य प्रदेश के मुमताज उर्दू अदीब कौसर सिद्दीकी के नाम का ऐलान किया है। उर्दू जबान में अदब अतफाल पर लिखी गई कौसर सिद्दीकी की किताब चिराग फूलों को साहित्य अकादमी अवार्ड देने का फैसला किया गया है। कौसर सिद्दीकी की उर्दू जबान में अब तक अदब अतफाल पर 3 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिनमें फूल एक ही चमन के, हरियाली और चिराग फूलों के नाम काबिल जिक्र हैं। अवार्ड मिलने पर कौसर सिद्दीकी ने खुशी का इजहार किया। कौसर सिद्दीकी का शुमार मध्य प्रदेश के मुमताज अदीबों में होता है और अब तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इनकी 29 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। कौसर सिद्दीकी की अदबी तख्लीकात और खिदमात पर अब तक इन्हें MP उर्दू अकादमी, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी और दूसरी अकादमियों के जरिए बहुत से एजाज से नवाजा जा चुका है।
साहित्य अकादमी दिल्ली के जरिए हर साल ज़बान अदब में नुमाया खिदमात के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड से सरफराज किया जाता है। साल 2021 के लिए मुल्क की 24 ज़बानों के अदीबों की इनकी अदमी तख्लीक़ात के लिए अवार्ड देने का ऐलान किया गया। मेरे खुदा का शुक्र है, अभी तक खुद तबादात किताबें 29 आ चुकी हैं, 29 सॉरी। और ये तमाम इसमें नज़में भी हैं, नसरी किताबें भी हैं। नसरी किताबें 5 हैं, जिसमें कुछ शख्सियत पर हैं, कुछ अदबी मौज़ूआत पर हैं और कुछ ये असनाफ़ सखन पर हैं। और बाकी जो हैं नज़में, गज़लें, हाइको, रेंगा और ये दोहा गज़लें, दोहा नज़में और ये तमाम जो नए जदीद मौज़ूआत हैं उन पर हैं ये सब किताबें। जी हाँ, इस साल 2020-21 के लिए साहित्य अकादमी ने मेरी तीसरी बच्चों के अदब पर तीसरी किताब यानी फूल चिरागों के पर बच्चों का बाल पुरस्कार अवार्ड जो कहलाता है वो इनायत किया है। और मैं इसके बारे में क्या बताऊँ, ये किताब जो थी मैंने 2 साल पहले तसनीफ़ की थी और जैसा कि मैं भेजता हूँ इधर रसाइल वगैरह को वहाँ भेजी और उसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा। अब मुझे ये पता नहीं है कि साहित्य अकादमी ने इस किताब को कहाँ से लिया और किस इनाम के लिए किस लिए उस पर गौर किया। बहरहाल ये मुझे बाइस फ़ख्र है। सब उर्दू ज़बान का मुस्तक़बिल तो रोशन है, मतलब कि मैं मायूस नहीं हूँ, इसलिए कि आप अगर उर्दू के सबक को देखें तो जब से उर्दू की इब्तिदा हुई है 16वीं-17वीं सदी से आज तक उर्दू ने तरक्की ही की है, ज़वाल कभी नहीं किया है। सरकारी सरपरस्त ख़त्म होने के बाद में भी आप ये देखिए कि जितने रसाइल पे आज से 50 साल पहले निकलते थे उससे ज़्यादा रसाइल आज निकल रहे हैं। आप ये कहेंगे कि पढ़ने वाले ज़रूर कम हो रहे हैं, लेकिन उससे भी मायूस नहीं हुए। तो ये थोड़ा एक टाइम गैप है और इंशाअल्लाह मतलब अब ये देखिए कि कई रियासतों में, बिहार में, कश्मीर में, यूपी में, दिल्ली में ये उर्दू सेकेंडरी ज़बान है, सरकारी है। जयपुर में वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन पर मिली काउंसिल ने बदनवानी के इल्जामात आयद किए हैं। मिली काउंसिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आला से अपील की है कि वो साफ सुथरी शबीह वाले शख्स को बोर्ड का चेयरमैन बनाएं। राजस्थान से अजमेर की दरगाह के दीवान जैनुल आबदीन समेत 45 वक्फ कमेटियों की जानिब से वजीर आला अशोक गहलोत को खत लिखा गया है, जिसमें मांग की गई है कि नए चेहरे को चेयरमैन बनाया जाए। ख्याल रहे कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का चुनाव 17 जनवरी 2022 को होने वाला है। हमारे आज तक आप ये खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनाए गए हैं वो राजनीतिकरण करके बनाए गए हैं। ये जायदाद, ये टोटल वक्फ जायदाद, ये वक्फ जायदाद जितनी भी जायदाद है ये मुसलमानों की दी हुई है, किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स की दी हुई नहीं होती, बल्कि मुसलमान गरीब बच्चों और बेवाओं और गरीबों के लिए ये जायदाद देता है कि उनकी खिदमत हो। हम ये चाहते हैं कि एक सुचारू और सही ईमानदार जो वक्फ जायदाद को अल्लाह की जायदाद मानकर इस पे मेहनत करे, ऐसा चेयरमैन भेजा जाए ताकि आम मुसलमान भी सरकार के गुण गाए। डिमांड ये है कि जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया जा रहा है उसके अंदर ईमानदार छवि का आदमी होना चाहिए और उसके अंदर दीनी मालूमात होनी चाहिए। उसके अंदर जो एज पर एक्ट जो नियम बने हुए हैं कि चेयरमैन उसको चुना जाएगा कि जिसके अंदर 4 जो मुद्दे हैं कि इसकी काबिलियत उनके अंदर हो, वो अगर उनमें नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ये वक्फ बोर्ड की जायदाद की हिफाजत वो नहीं करके वो अपना भला करेगा। जैसा कि हमने 16 महीने में देखा, 16 महीने का जो पीरियड गया उसमें हमने जो देखा है कि बहुत सारे जायदादें वो खुर्द बुर्द। ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशी काउंसिल की राजस्थान इकाई की मीटिंग में राजस्थान की दरगाहों के सज्जादानशी शामिल हुए। इस मीटिंग में रियासत के मसाइल पर बातचीत हुई। मीटिंग की सदारत काउंसिल के चेयरमैन अजमेर दरगाह से सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने की। मीटिंग में राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत पर जोर दिया गया कि वो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नए चेहरे को बनाए। ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल जो है
इसमें हिंदुस्तान की तमाम बड़ी बड़ी दरगाहों के सज्जादा नशीन शामिल हैं। तो आज इसकी राजस्थान इकाई की मीटिंग थी, तो उसमें मीटिंग में यह तय किया गया कि ऐसे आदमी को जिन पे अभी चार्जेस है दोबारा से चेयरमैन ना चुना जाए, या गवर्नमेंट ऐसे आदमी को नॉमिनेट नहीं करे जिस पे चार्जेस चल रहे हैं। इसलिए ऐसे आदमी को चेयरमैन बनाया जाए जिसको वक्फ बोर्ड का तजुर्बा हो। तो हम लोग जैसे हम धर्म गुरु हैं, तो हमारे पास लोग आते हैं शिकायतें ले लेके कि साहब ये वक्फ बोर्ड में क्या हो रहा है, तो भाई हमारे पास कोई वो तो है नहीं जो हम कर सके, क्या करें। लेकिन हम एक अपील ही कर सकते हैं। तो आज हमने मुख्यमंत्री जी से अपील की है कि आप ऐसे आदमी को बनाएं जो अनुभव रखता हो। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का 810वां उर्स 2 फरवरी से शुरू होगा। इसको लेकर आज जिला इंतजामिया ने दरगाह कमेटी के साथ साथ खुद्दाम की दोनों तंजीमों के अरकान के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान जिला इंतजामिया ने बाहर से आने वाले जायरीन को उर्स में शिरकत की इजाजत न देने की दरगाह कमेटी से अपील की। वहीं पाकिस्तान से आने वाले जत्थे को भी उर्स में शिरकत की इजाजत न देने के लिए रियासती हुकूमत को खत लिखने की बात कही। द्वारा मीटिंग रखी गई थी, इसमें सबने अपनी अपनी राय रखी है। इसमें फाइनली यही तय हुआ कि मौजूदा जो गाइडलाइन है, जो हालात पूरे मुल्क के बने हुए हैं, कोविड-19 की जो नई जो ओमिक्रॉन की वेव आई हुई है, इससे पूरे मुल्क के लोग परेशान हैं और बहुत ज़्यादा गति से ये आगे बढ़ रहा है। अभी मौजूदा हालात ये हैं कि जो गाइडलाइन स्टेट गवर्नमेंट की है कि जो धार्मिक स्थल दिन में 5 बजे से रात को 8 बजे तक खुलेंगे, रात को बंद रहेंगे, तो इन आदेशों की पालना, इन SOP की जो पालना करते हुए ही आगे की दिशा जो हमारी जो उर्स की रसूमात है, उसके रस्म रिवाज है, उसको तय किया जाएगा। देखिए अभी कोविड-19 की जो सर्ज है केसेस में, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं और प्रेडिक्शन ये है कि जनवरी अंत तक भी ये बढ़ता रहेगा और फरवरी की शुरुआत में, जनवरी एंड में यहाँ पे बड़ा धार्मिक आयोजन उर्स जो दरगाह में होता है वो भी होगा। तो उसी के दौरान ही कोविड केसेस के सर्ज का भी टाइम रहेगा। तो अभी गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है, संडे का कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू है और गैदरिंग पे रिस्ट्रिक्शन है, तो उसके तहत ये संभव नहीं होगा कि लोग आएँ और वो गाइडलाइन के फॉलो कराएं। तो इसलिए दरगाह कमेटी और जो खादिम समुदाय हैं, अंजुमन के जो पदाधिकारी, उनसे ये अपील की कि आप सभी अपने अपने प्रभाव से, सोशल मीडिया से, विभिन्न माध्यमों से अपील करें कि ये जो गाइडलाइन अभी आ रखी है संडे कर्फ्यू की या नाइट कर्फ्यू की, तो इसके तहत इनकन्वीनियंस ना हो लोगों को, यहाँ पर कोई आए और फिर कर्फ्यू में अटक जाएं, तो और अपने क्षेत्र में रहकर ही घर पर इबादत करें। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।